नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पहले से की गई होटलों की बुकिंग अब कैंसिल हो जाएगी। 22 जनवरी की बुक होटल अब कैंसिल होंगे और समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, 22 जनवरी की अगर आपने बुकिंग पहले से की होगी तो कैंसिल हो जाएगी। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा। देश के विशिष्ट लोगों को निमंत्रण दिया गया है। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केबी, राम मंदिर को लेकर पहले से ही कई लोगों ने बुकिंग करवा ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि जनवरी में बुकिंग फुल होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत वाली बात यह नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई थी अब वो सब कैंसिल हो जाएंगे। सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर थे और स्थलांतरण करने के बाद जब समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को जो हमारे अतिथि आने वाले हैं, चाहे देश के विदेश के हों, उनका स्वागत करना है, उनको ढंग से किसी अच्छे होटल में रहवाना है। तो जो भी एडवांस बुकिंग करके बैठे हुए हैं वो बुकिंग कैंसिल होगी और वो जो कमरे होंगे वो प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो सभी कमरे जो है हमारे अतिथियों के लिए होंगे। तो ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी है कि 22 जनवरी के लिए, तो वो 22 जनवरी के लिए उनके लिए बड़ी दुखद खबर है। जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी है वो बुकिंग अब कैंसिल होगी और जो अयोध्या आने वाले जो उनके अतिथि हैं, वो जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले अतिथि हैं, उनको वो कमरे दिए जाएंगे। स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग एडवांस बुकिंग कर रखे हैं वो कैंसिल की जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बहुत से ऐसे अतिथि हैं जो देश विदेश से आने वाले हैं, उनको होटल में ठहराना है। तो ऐसे में जो लोगों ने एडवांस बुकिंग कर रखी है, और आपको बता दें कि एडवांस बुकिंग करने वाले जो होटल्स हैं वो नॉर्मल रेट से 4 गुना रेट अधिक पर उन्होंने बुकिंग कर रखी है। देख रहे हैं कि एक दिन के लिए 7-7 लाख रुपए का रेट चल रहा है होटल्स का अयोध्या में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। 30 दिसंबर को पीएम के दौरे को लेकर निर्देश। एयरपोर्ट पर तैयारी की जाए, सीएम योगी ने कहा। रेलवे स्टेशन कम से कम रेलवे स्टेशन का जो काम है 1 हफ्ते में पूरा हो जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम में सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाएं, पर्याप्त व्यवस्था पार्किंग की जाए। अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट मैप बनाया जाए। सड़कों पर गड्ढों को भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सीएम के निर्देश। जिन लोगों ने होटल बुक किए हैं वो कैंसिल करें। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन आने की संभावना है। 22 जनवरी के बाद 100 बसें चलाई जाएं। दिसंबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। 30 दिसंबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी करेंगे लोकार्पण। पीएम वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिसंबर को अयोध्या आने वाले प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत आज जो जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो स्थल हैं उनका निरीक्षण किया गया। तो उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन में 2 हमारी रेल हैं उनको झंडा दिखाया जाना। तो इस कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों जगहों को मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा और डायरेक्शंस दिए किस प्रकार से तैयारी की जानी है, कैसे उस दिन रूट पे साज सजावट होनी है, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होनी है, जो जनसभा होनी है उसमें किस प्रकार से वहाँ मैनेजमेंट बेहतर है चीज़ों का। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट थी और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर होंगे। उनके लिए विशाल मैदान तैयार किया जा रहा है। आप देखो तस्वीरों में किस तरह से जेसीबी इस मैदान को बराबर कर रही है। ये एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को एक विशाल जनसभा यहां पर होगी। माना जा रहा है लगभग 1 लाख आदमी इस मैदान में भाजपा इकट्ठा करेगी ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका माहौल बनाने के लिए भाजपा बिल्कुल तन मन से जुट गई है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ एक विशाल जनसभा को पीएम मोदी यहां पर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट उद्घाटन के साथ जो रेलवे स्टेशन है उसका भी उद्घाटन है। अयोध्या टू दिल्ली
वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके साथ ही इसी मैदान में 30 दिसंबर को एक ऐतिहासिक रैली भी होगी जो लोकसभा चुनाव को लेकर अहम मानी जा रही है। तो कुल मिला के 30 दिसंबर के लिए ये मैदान तैयार किया जा रहा है। देख लिए ये युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है ताकि 30 तारीख को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भाजपा जो है भीड़ जुटाने के लिए जुट गई है। लगभग 1 लाख की भीड़ इस विशाल मैदान में इकट्ठा होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेगी। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और सीएम योगी भी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर और अयोध्या में निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। और ज्ञानवापी केस में सुनवाई की तारीख मिली है 3 जनवरी को। अब केस में अगली सुनवाई होगी। रिपोर्ट सौंपने पर 3 जनवरी को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनाव के चलते सुनवाई की तारीख बढ़ी है। और साथ ही बता दें कि कल होना है वाराणसी बार काउंसिल का चुनाव की वजह से हाजिर नहीं हो सके दोनों पक्ष। बड़ी खबर, अहम जानकारी। रिपोर्ट सौंपने पर अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी। आगरा में 10 लाख की रिश्वत लेने के मामले में लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में नया मोड़ अब आ गया है। अब शिकायतकर्ता आरोप से मुकर गया है। शिकायतकर्ता किसान ने कहा है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर लेखपाल पर झूठा आरोप लगाया था। घटना के 17 घंटे बाद शिकायतकर्ता ने अपनी तहरीर वापस ले ली। दरअसल 10 लाख की रिश्वत के आरोप में घिरे लेखपाल की कार से कैश मिला था और फॉरेंसिक टीम ने पुलिस की निगरानी में कार को खोला तो गाड़ी के अंदर से 5-5 लाख के 2 लिफाफे मिले। हालांकि आरोपी लेखपाल कार छोड़कर फरार हो गया, लेकिन मामले में उसे सस्पेंड कर दिया गया। बमरौली कटारा के रहने वाले किसान ने लेखपाल पर खतौनी में नाम बदलवाने के एवज में 10 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने आरोपों से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या दबाव में इनकार किया है या फिर क्या वजह है, ये जांच का विषय है। उस पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और गाड़ी के अंदर चेकिंग की गई। प्रॉपर तरीके से चेकिंग के बाद जो है डैशबोर्ड से 10 लाख रुपए निकले हैं। फॉरेंसिक टीम को भी सुपुर्दगी में लिया गया है पैसों को। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी पहलू हैं सारे पहलुओं को खुरेदा जाएगा और जो कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को शिकायत मिली थी इस प्रकरण में कि हमारे ही एक लेखपाल से संबंधित एक शिकायत आई थी कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ है। उसके संबंध में जब हमने आके देखा तो एक गाड़ी थी जिसपे ये अलिज किया जा रहा था कि उसके अंदर कैश है। उसके संबंध में हम लोगों ने सीओ पुलिस वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी, उनको इन्फॉर्म करके यहाँ पे बुलाया और जो शिकायत करता था उसने अपनी बात कही है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसपे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक 22 जनवरी तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई गई है। पुनर्वास की व्यवस्था करने के निर्देश। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। कुकरेल नाले के पास अतिक्रमण का मामला। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रखी है। गैंगस्टर एक्ट मामले में घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय बरी। मंडुआ डी थाने में दर्ज हुआ था अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला। 2009 में दर्ज हुआ था अतुल राय के खिलाफ मुकदमा। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। बीएसपी से घोसी सांसद हैं अतुल राय। लगभग 4.5 साल से नैनी जेल में बंद है बीएसपी सांसद अतुल राय। और संजय सिंह के अध्यक्ष बनने से नाराजगी देखने को मिली है। साक्षी मलिक ने क्या संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, ये खबर सामने आई। तो हां, संन्यास का ऐलान कर दिया है साक्षी मलिक ने। कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, साक्षी मलिक की तरफ से कहा गया। कुश्ती से साक्षी मलिक ने संन्यास का, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह, जिसके बाद साक्षी मलिक का भी रोते हुए बयान सामने आया कि बृजभूषण जैसा ही चुना गया। यानी कि उन्होंने कहा कि बृजभूषण के करीबी को चुना गया और यही वजह है कि वो अब कुश्ती से संन्यास लेती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे।
और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। तुरंत स्टार्ट कराना जी। जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर इसको नेशनल को करा के खत्म करना और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। कुश्ती का कितना योगदान है? सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ जो किया उसका परिणाम आज दिख रहा है। 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है। नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। शामली में ससुराल आए शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके 3 भाइयों पर साजिश के तहत घर बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला कांदला थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू का है। एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिली। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस मौके पर गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को नियमानुसार पंचायतनामा भर करके उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और इनके जो परिवारजन थे उन्हें सूचित भी किया गया। उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें सुसंगत धाराओं का अभियोग का पंजीकरण करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कारण क्या पता चला है था? अभी ये पता चला है कि वो यहाँ आए थे और उनका कुछ आपसी विवाद हुआ और उसमें जो है उन्हें कुछ चोटें आई हैं। कानपुर के महाराजपुर थाना इलाके में भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। जानकारी के मुताबिक शराब तस्कर पंजाब से शराब का ट्रक लेकर बिहार जा रहे थे, जिसे एसटीएफ ने धर दबोचा। पुलिस ने ट्रक से 765 पेटियां शराब बरामद की और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में बुजुर्ग की हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंगलवार रात वारदात हुई थी और पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी भैंस की खरीद फरोख्त में दलाली करते थे और दलाली के रुपयों के लेन देन में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल ईंट का टुकड़ा, खून लगे कपड़े बरामद किए। मंगलवार रात ईंट से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। मामला बिसौली कोतवाली के साहवर गांव का बताया जा रहा है। और कानपुर में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसकी मनपसंद सब्जी बनाने से मना कर दिया था। पूरा मामला बिदनू थाना क्षेत्र का है, जहां पर कटहरा गांव की रहने वाली पप्पू देवी की हत्या उसके पति ने कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कटहरा थाना बिदनू के अंतर्गत कल करीब 11 बजे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके चाचा ने उसकी चाची की हत्या कर दी है गला दबाकर। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आया, पप्पी देवी जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष है और ये करीब 5-7 सालों से कैंसर से पीड़ित थीं। इनका इलाज जेके कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा था। फिर भी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची है। संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने मौके पर पहुंचकर एनएचएआई के अधिकारियों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से जल निकासी संबंधित अधिकारियों को नाला निर्माण कराने के निर्देश दिए। और एक बड़ी खबर, नोएडा गाजियाबाद में कोरोना के केसेस मिले हैं। नोएडा में नेपाल से लौटा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। एक पार्षद की मां कोरोना पॉजिटिव हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव केसेस एक बार फिर से लौट आया है कोरोना। नोएडा में नेपाल से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। गाजियाबाद में कोरोना के 2 केसेस मिले।
रही सर्दी के कारण रजाई और गद्दा कारोबारियों में काफी रौनक है। सीतापुर में गद्दों में रुई भरने का काम भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रुई की धुनाई का काम भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि रुई की धुनाई का काम पिछले 15 से 20 दिनों से शुरू हुआ था और एक दिन में वो करीब 30 से 40 रजाई और गद्दे भर देते हैं। एटा में न्याय के लिए एक परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा। पीड़ित ने जांच करने वाले दरोगा पर पैसे लेकर आरोपियों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित के मुताबिक जब वो अपना खेत देखने गया तो कुछ लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या की कोशिश की है। हम प्रार्थना पत्र देने आई हमारी पत्नी, तो हमारी सैंतरी पे जो जमीन है 5 बीघा, तो दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। और जब हम देखने जाते हैं तो वे लोग 5-6 लोग उठाड़े वहाँ, उन्होंने रोक के हमको उन्होंने गोली मार दी। मेरे 2 मेरे दिनेश के और ब्रिजेश के। मिर्जापुर में 45 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चुनार के बालू घाट गंगा पुल से मुखबिर की सूचना पर तस्कर दीपक सोनकर और अभिषेक सोनकर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 450 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला ये है कि पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के द्वारा दिनांक 20/12/2023 को मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है बालूघाट के पास से, जिसमें एसओजी टीम और सर्विलांस टीम और थाना चुनार की पुलिस मौके पर मौजूद थी, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। गाजियाबाद में गौवंश के अवशेष मिलने से हंगामा हो गया। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने NH9 को जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला थाना विजयनगर इलाके का बताया जा रहा है। हरदोई में न्यू एवन नाम से संचालित फर्जी नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद भी डॉक्टर ने इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया। आरोप है कि सीजर ऑपरेशन के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ गई, जिस पर उसे दर्द का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद कुछ देर बाद प्रसूता की मौत हो गई, लेकिन फिर भी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया, जहां पहुंचकर पता चला कि उसकी कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी है। वहां से वापस शव लेकर उसके घर वाले नर्सिंग होम पहुंचे, जहां ताला पड़ा हुआ था। इस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उपसभापति की नकल के मामले को लेकर विपक्ष पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तीखा बयान दे दिया है। संसद से विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों के निलंबन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सांसदों का निलंबन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने संसद में चल रहे गतिरोध पर चिंता जाहिर की। मायावती ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को मायावती ने दुर्भाग्यपूर्ण करार किया। माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जाट नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मंत्री संजीव बालियान ने भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर मुलाकात करके निंदा व्यक्त की है।
कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद डंपर लेकर ड्राइवर फरार है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के अजुआ टांडा मार्ग की घटना बताई जा रही है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ताज नगरी आगरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। अजय बंगा ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और गाइड से ताजमहल के इतिहास के बारे में भी जाना है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा 3 दिवसीय आगरा के दौरे पर पहुंचे। खबर उन्नाव से, यहां पर बालू से लदे डंपर ने रिक्शा को टक्कर मार दी। इसमें रिक्शा में बैठे एक सवारी की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। 11 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृत महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। यूपी एसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव ताजनगरी आगरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान निर्णय लिया कि अब आगरा मेट्रो की सुरक्षा यूपी एसएसएफ करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए अहम जिम्मेदारी होगी। मेट्रो स्टेशनों पर यूपी एसएसएफ की टीम हर समय तैनात रहेगी। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को घेर लिया है। राजौरी में यह मुठभेड़ लगातार जारी है। भीषण सर्दी के बीच में भी हमारे देश के सेना के जवान डटकर सामना कर रहे हैं आतंकवादियों से। खबरें लगातार जारी हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।